हाँ, तो पैराग्राफ में क्या बोलता है कि बाबा दो सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है, दो पैरेलल वायर्स हैं, और इसमें लूप रखा हुआ है, ये एक इस तरह से ये लूप रखा हुआ है। फिर क्या बोलता है रे, द डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज डी, और ये डिस्टेंस दे दिया डी है, एंड ये डिस्टेंस भी दे दिया डी है। लूप एंड द वायर्स आर कैरिंग द करंट सेम करंट आई। करंट इन द लूप इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ करंट आई जा रहा है और वायर में भी सेम करंट है। फिर दे रखा है 28 में कहा गया कंसीडर डी इज मच ग्रेटर देन ए and the loop is rotated about its diameter parallel to the wire by angle 30 degree from the position shown. If the current in the wire are in opposite direction, मैंने मान लिया यहाँ करंट आई था और यहाँ करंट आई था, ठीक है। द टॉर्क ऑन द लूप एट दिस न्यू पोजिशन विल बी, तो मुझे देखना है टॉर्क क्या बनेगा। तो मैं देखता हूँ लेफ्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, और इस वाली वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होगी, वो भी अंदर की तरफ होगी। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो सम बन जाएगी, दोनों का एडिशन हो जाएगा। और अगर एडिशन हुआ, सिंस मुझे ये दूरियां पता हैं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये तो एक की वजह से हुआ, दूसरे की वजह से भी सेम ही हुआ है, तो ट्वाइस हो चुका है। तो ये बन चुकी है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, ये दोनों वायर्स की वजह से बन चुकी है, ठीक है। और अब अपने को क्या बोल दिया, ये लूप है, लूप का एरिया कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर, इतना एरिया हुआ, करंट है आई, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं लिखता हूं तो दैट वुड बी आई इंटू पाई ए स्क्वायर। ऑल्सो मेरे को क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड या और लूप के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो टॉर्क इज रिटर्न एज एम क्रॉस बी, एम निकाल दिया, बी निकाल दिया, और एंगल बिटवीन देम इज 30, तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू बी साइन 30, एम बी साइन 30। तो एम पता है अपने को, बी पता है अपने को, अब वैल्यूज पुट करनी है बस। कर पाएंगे? तो ये सवाल वैसे थोड़ा आसान ही था, मुझे मतलब कोई ऐसा कोई क्या डाउट है इसमें जो खुद से नहीं कर सकते थे? आपने कहाँ तक सोचा था? अरे बोलो भाई, बाकी लोगों से तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, बाकी लोग तो कम से कम पूछ ही नहीं रहे भाई। क्या सिचुएशन थी अपनी? जब डाउट्स क्लियर करोगे, थॉट प्रोसेस क्लियर करोगे, तभी जाके तो और अच्छा होगा। जल्दी बोलो। नो, तो एनीबडी एल्स बताओ बाबा, कोई डाउट? 20 20 दे रखा है लॉन्ग, जेई एडवांस वाले एक्सरसाइज की बात कर रहे हो है ना, जेई की बात कर रहे हो? हाँ सर। तो जे ए में अपने को 20 में दिया है कि लॉन्ग इंसुलेटेड, ये तो हो जाना चाहिए था रे बाबा। इसमें क्या कर रखा है, एक वायर है, इंसुलेटेड है, और इसको क्या कर दिया, गोल चक्कर ऐसे बना के रख दिया, और टोटल नंबर ऑफ एन टर्न्स दे रखे हैं, एन टर्न्स दे रखे हैं। स्पाइरल का इनर रेडियस जो है वो दे दिया है ए, और स्पाइरल का आउटर रेडियस जो दिया गया है वो है बी। फिर स्पाइरल लाइज इन एक्स वाई प्लेन, और स्टेडी करंट आई फ्लो करता है इसमें थ्रू द वायर। तो जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें इस तरह से, मतलब ये समझ रहे हो ना, एक इस तरह से ऐसा, ये ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा 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 ऐसा। तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, मतलब एनीबडी कोई बताना चाहेगा कैसे करें इसको? एलिमेंट्स में, हाँ, यहाँ पर रिंग एलिमेंट में ब्रेक कर लो। सिंस यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एन टर्न्स थे, तो व्हाट डू आई डू कि यहाँ से मान लो सेंटर से एक्स दूरी पर मैंने एक डी एक्स विड्थ ले लिया, तो डी एक्स विड्थ लिया, तो यहाँ पर एक डी एक्स विड्थ का एक रिंग बन चुका है। अभी मुझे पता है कि बाबा इसकी इनर रेडियस कितना है, ए है, आउटर रेडियस कितना है, बी है। तो जहां पर मटेरियल है, जहां पर यहाँ माल भरा हुआ है, वो कहां से कहां तक है, इनर रेडियस, आउटर रेडियस बी से इनर रेडियस ए तक, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, बी माइनस ए।
तो मैं अगर अंदर से बाहर की तरफ चलता हूं तो कितनी लेंथ चलूंगा b माइनस ए, तो मैं मुझे पता है b माइनस ए चलूंगा, तो इतनी लेंथ में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स मिलेंगे, वो हो जाएगा n अपॉन बी माइनस ए। n by b इसका minus मतलब a. dx लेंथ में कितने टर्न्स मिलेंगे, वो हो जाएगा n अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। अब मुझे पता है एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और रेडियस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। आई की वैल्यू अगर लिखनी है, मतलब ये आई तो अपना दे रखा है, ये तो एक टर्न की वजह से dx लेंथ में कितने टर्न आए हैं, वो इतने आ चुके हैं। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू द स्मॉल रिंग जिसकी विड्थ कितना है dx है, समझे। हाँ सर। अब मैं देखता हूं कि बाबा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी बन चुकी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकली है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस अब इंटीग्रेट कर दें, एलएन में बन जाता है। हाँ जी जल्दी सर। से हो गया ना ये, बोलो। हाँ सर। एनीबडी एल्स, जल्दी जल्दी जल्दी। सर 7th का थर्ड। सेवंथ हाँ का सर सेकंड। एक Third मिनट, one. सेवन, second. अरे रुक तो जा, सेवंथ का थर्ड वाला। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क के आई, के इज कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अपन ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक मिनट, एन कॉल्स ईच एरिया इतना 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 इतना, चलो जितना मुझे याद आ रहा है ये अपना हो चुका है हल्का सा मिस, है ना। उस टाइम पर मुझे पता लग रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर लिख लेते हैं अपन, चलो अभी कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर। ये मेरे बीच में दिमाग में था, गैल्वेनोमीटर अपना बचा हुआ है, आफ्टर ईएमआई करना था अपने को। हाँ गैल्वेनोमीटर लिख लेते हैं भाई, बड़ा वैसे आसान सा है। जब अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो काफ़ी अच्छे से वर्किंग मैंने इसके बारे में बता भी दिया था। तो गैल्वेनोमीटर जो है, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, बात एक ही है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट्स रखे होते हैं। तो नोट्स में लिख लेना रे, ऐसे देखना मत इसको, बस नॉर्थ और ये मान लो साउथ। फिर यहाँ पर इसकी वजह से नॉर्थ है साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी कैसे होगी, इस तरह से, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ बनेगी। अब मैं क्या करता हूँ कि लेट से यहाँ पर एक ऐसा एक कॉइल यहाँ पर फिट कर दी मैंने। कॉइल में यहाँ मान लीजिए करंट आई गया और यहाँ पर मान लीजिए करंट आई बाहर निकला, और इस तरह से मैं देखता हूँ एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी बन जाएगा, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट बना तो बोलो किधर बनेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका किधर बनेगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ऊपर। हाँ नीचे के ऊपर, नीचे। नीचे बनेगा। तो अभी वो घूमेगा, रोटेट करेगा, तो मैं देखता हूँ कि बाबा ये m इधर है, और इस सिचुएशन में b अगर देखा, इस कॉइल के साथ में अगर b देखा जाए तो कैसा होगा, इधर होगा, ठीक है। m किधर है, नीचे की तरफ है, तो m क्रॉस b बताओ किधर लगा हुआ है? बाहर से। ऐसे बाहर की तरफ, मतलब ये बाहर की तरफ आ जाएगा, और इसे कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अभी देखो इस कॉइल के साथ में हमने क्या कर दी, एक सुई कनेक्ट कर दी। मान लो इस पूरे जो ये रेक्टेंगुलर अंदर जो बना हुआ है, इसके साथ में मैंने एक ऐसे एक पॉइंटर लगा दिया, ये एक पॉइंटर लगा दिया। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि बाबा यहाँ पर आई इंटू एरिया कर दिया जाए तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, और मैं फिर अगर टॉर्क लिखना चाहता हूं तो वो लिखा जाता है m क्रॉस b लिखा जाता है। m क्या लिखा जाएगा, वो है I इंटू एरिया, और b कितना लिखा जाएगा, b तो b रहेगा। अब देखो ये तो एक कॉइल बनी, ऐसे हो सकता है कि हम कई सारे वाइंड कर दें यहाँ पर इसकी जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं वो बढ़ा दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। n क्या है, n कॉइल्स यहाँ पर मैंने फिट कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो नेट टॉर्क बन जाएगा वो कितना होगा, n इंटू, मतलब ये n इंटू आई इंटू ए इंटू बी, इतना बन जाएगा, और साथ में साइन थीटा, और वो एंगल कितना हो गया, साइन 90। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कोशिश की जाती है कि इस तरह से बने सच दैट कि वो मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ में एंगल 90 बनाए। तो यहाँ पर साइन 90, तो ये आ जाएगा एन आई ए बी, साइन 90 हो चुका है 1, ये आ चुका है टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू जो बनी, मैंने देखता हूँ एन ए बी साथ में अलग से रखा,
आई को मैंने अलग से लिख दिया, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई, है ना, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई। समझे क्या बात को? हाँ सर। अब देखो टॉर्क है वो किसके साथ में प्रोपोर्शन में है? आई के साथ में, यानी कि करंट को अगर बढ़ा दिया जाए तो टॉर्क ज्यादा लगेगा। अब होता क्या है कि एक होती है एक मिनट सॉरी, हाँ, तो एक अपने पास क्या होती है, अपने चाबी वाली कार चलाइए, क्या बोलो? चाबी चाबी वाली कार जिसमें कि ऐसा चाबी घुमाते हैं और कार बन चाबी उसमें, ब्रेक तो। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। क्या बोलते हो तुम लोग उसको, क्या बोलते हो? यही बोलते हो ना, चाबी चाबी, है ना, चाबी वाली कार ही बोलते हो या कुछ और नाम है उसका? है ना, वही है ना, हाँ। तो अब देखो उसमें क्या है कि एक्चुअली तुमने तोड़ा वोड़ा है क्या कभी उसको? हाँ बहुत बार। है ना, हाँ, बहुत बार तोड़ा होगा। तो उसमें देखोगे तो जहां पर चाबी घुमी होती है ना, वहां पर एक इस तरह से एक ऐसा 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 ऐसे पत्ती सी लगी होती स्पाइरल। है ना, हाँ, एक इस तरह से लगा होता है। तो ये क्या करता है, एक तरह से स्प्रिंग का काम करता है। बस वो स्प्रिंग क्या है कि रोटेशन में जो है उसको अपोज करने का काम करता है। मतलब आपको पता होगा कि एक बार चाबी घुमाई और से कंटिन्यूअसली अगर घुमाते गए तो वो टाइट होती जाती थी, और घुमाओगे और टाइट हो जाएगी, और घुमाओगे और टाइट हो जाएगी। तो और फर्दर घुमाने के लिए टॉर्क और बढ़ाना पड़ेगा। फील कर पा रहे हो इतनी बात? हाँ सर। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने एक साथ में लगा रखी है ऐसे एक स्पाइरल, ये स्प्रिंग लगा रखी है। और स्प्रिंग के लिए क्या होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू थीटा, है ना, वो लीनियर स्प्रिंग नहीं है, ये सर्कुलर स्प्रिंग बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर जो टॉर्क लिखा जाएगा वो एंगल के प्रोपोर्शन में होगा। याद करो, चाबी जितना ज्यादा घुमाएंगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा। एंगल बढ़ा तो आप शायद अब इस बात को फील भी कर पा रहे होंगे कि यार जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा था, यानी कि टॉर्क भी ज्यादा हो गया था। तो यू कैन से कि बाबा यहां पर ये एक हमने स्प्रिंग लगा दी, और उस स्प्रिंग में जो टॉर्क जनरेट हुआ है वो थीटा के प्रोपोर्शन में बन जाता है। और इस स्प्रिंग का काम क्या है? इस स्प्रिंग का काम है यहां पर ये जो कॉइल थी, कॉइल पर लगने वाला जो टॉर्क था, टॉर्क की वजह से ये जब घूमेगा तो एक अल्फा आ जाएगा और एक्सीलरेटिंग अल्फा होगा। अल्फा एक्सीलरेटिंग हो गया तो भाई वो मतलब घूमने लग जाएगा, हमेशा ऑसिलेटिंग टाइप का कुछ मोशन करेगा। तो उसको कहीं ना कहीं हम रोकना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम रोकना चाहते हैं, और रोकने के लिए हमने क्या बोल दिया कि बाबा हमने लगा दी है स्प्रिंग। तो कभी ना कभी ये घुमाने वाला टॉर्क और ये रोकने वाला टॉर्क कभी ना कभी तो बराबर होगा। एंड जिस सिचुएशन में ये रोकने वाला टॉर्क बराबर हुआ तो मैं लिखता हूं कि टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। वो वाली सिचुएशन देखें तो वो हो जाएगी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। और इक्विलिब्रियम आ गया तो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग लिखा जाएगा, वो है के थीटा। और यहां कितना लिखा जा चुका है, वो है एन ए बी इंटू आई। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी थीटा इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू आई। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा होता है ना, ये आ जाएगा स्प्रिंग का कांस्टेंट, टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आ चुका है थीटा की वैल्यू। अब यहां से क्या समझ में आया बाबा, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसका मतलब क्या है, समझो कि बाबा मैंने ले लिया करंट इज इक्वल टू लेट्स से 1 एम्पियर। तो मैंने देखा कि जो एंगल घुमा था वो लेट्स से मैंने कर दिया कि 1 डिग्री घुमा हुआ था, कि मैंने देखा कि सर्किट में जब करंट को 1 एम्पियर फ्लो करवाया तो इसका एंगल 1 डिग्री घूम गया। फिर देखा मैंने सर्किट में करंट को 2 एम्पियर अगर फ्लो करवाया तो एंगल जो है 2 डिग्री घूम गया। सर्किट में करंट अगर लेट से मैंने 3 एम्पियर फ्लो करवाया तो एंगल 3 डिग्री घूम गया। तो मुझे इतना क्या समझ में आ रहा है कि बाबा यहां पर एक अपन थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। कैसी ट्रिक? कि यहां पर हमने देखा था इस कॉइल के साथ में हमने एक पॉइंटर जोड़ा हुआ है। जब कोई करंट नहीं था तो कोई टॉर्क नहीं था, तो पॉइंटर को क्या करना चाहिए, 0 पर हमने लगा दिया। फिर मैंने देखा कि यार 1 डिग्री पर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 2 डिग्री पर 2 एम्पियर कर रहा है, 3 डिग्री पर 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो हम यहां पर इसके पीछे क्या कर देंगे, ऐसे एक स्टिकर लगा देंगे और उस स्टिकर पे मार्किंग कर देंगे, ऐसे 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 मार्किंग कर दी। हर एक डिग्री पर देख लिया कि 1 एम्पियर, हर एक डिग्री पर 1 एम्पियर, हर एक डिग्री पर 1 एम्पियर। तो हर एक डिग्री पर 1 एम्पियर हम बढ़ाते जा रहे हैं।
तो इस तरीके से ये पॉइंटर जो है अब करंट की रीडिंग हमें शो करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब देखो हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई है, और यहाँ पर ये एन ए बी अपॉन के आ चुका है, इसके बीच में कांस्टेंट। ऑल्सो अगर मैं लिखता हूँ करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब है इसका? हाँ जी, क्या है? करंट थोड़ा सेंसिटिविटी। हाँ भाई जी। हाँ जी, सर मतलब थोड़ा सा करंट पास करने पे कितना एंगल टर्न हुआ? ये थोड़ा और बेटर डेफिनेशन चाहिए, मतलब ये तो ऐसा हो गया, थोड़ा सा फॉर्म करो इसको, जो तुम सोच रहे हो शायद सही सोच रहे हो, थोड़ा स्ट्रक्चर वे में बोलो। पढ़ाया हुआ ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एंड में पढ़ाया था, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। हम्म, बोलो रे बाबा। व्हाट इज करंट यूनिट सेंसिटिविटी? यूनिट करंट पास करने पे एंगल कितना एंगल घूम रहा है, बिल्कुल, कि बाबा यूनिट करंट को घुमा फ्लो करवाने से कितना एंगल घूमा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि बाबा ये जो लिखा जाएगा कि ये थीटा अपॉन आई आ जाएगा, कि देखो एक आई की वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए तो जितना एंगल घूमा वो कितना हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी, यानी कि पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट के लिए कितना एंगल यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है। तो करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होने का कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान है। आपको क्या मानना है, क्या है फ़ायदा और क्या है नुकसान? इतने बढ़िया से तो बताया था यार। करंट सेंसिटिविटी के बारे में मैंने उस टाइम पे बताया था कुछ। एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सकता है, ये कैसे पता लगा एक्यूरेट मेजरमेंट्स होंगे? सेंसिटिविटी ज्यादा रहती, क्या होती है? कम रहती सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है या कम रहती है? हाँ क्या रे, कोई ढंग से आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास। सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो एक्यूरेट। बच्चा आपकी आवाज़ बहुत ही धीमे धीमे आ रही है मेरे को। ढंग से माइक में बोलो, जो आपका ईयरफोन है उसमें ढंग से बोलो। करंट सेंसिटिविटी बहुत सर अच्छे से। हम्म अगर सेंसिटिविटी ज्यादा होगी हम्म मतलब अच्छी होगी, मतलब हमारे जो एक्यूरेशन है, कैलकुलेशन है, वो एकदम करेक्ट होंगी। बट ये पता कैसे लगा करेक्ट होंगी? ये तो अपन ने रट लिया क्या? ये सीधा रट लिया क्या कि ऐसे होगा? मतलब देर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट ना। हाँ, और रीजन ऐसी चीज है जो आप सोचोगे तो शायद आ भी जाएगा, है ना? तो सोचिए जरा। अरे भाई, इतना सिंपल सी चीज़ है, वो भी अभी थोड़ी गरम गरम ही पढ़ाई हुई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड में पढ़ाई हुई थी, उसके बाद अपनी ये हालत है। अरे पेज पलट के देख लो भाई, पीछे पलट के देख लो, शर्म तो करो कुछ तो। कॉपी तो आपके सामने है।
नथिंग। ठीक है छोड़ो फिर, जब आपको ही मेहनत नहीं करनी तो मैं क्यों एफर्ट लगाऊं भाई। चलो ठीक है छोड़ो। तो मुझे लगता है अब सेवन्थ का कौन सा, थर्ड वाला चार्ज। थर्ड वाला में कहता है इफ चार्ज क्यू इज पास सडनली थ्रू एन गैल्वेनोमीटर फाइंड आउट मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो व्हाट डू यू थिंक, जो तुमने ये सवाल पूछा है, हाँ किसने पूछा ये सवाल? हम्म। अरे भाई किसी ने तो पूछा है ना यहाँ पे सवाल। चलो छोड़ो, अब आगे बताओ। एनीबडी, एनी डाउट? एनीवन, एनी डाउट? कल के बाद में तो कुछ लोगों का मेरे पास कॉल आया था, मतलब ज़्यादा नहीं, एक दो बच्चे थे। तो कम से कम मुझे लगता है कि हाँ यार, एक दो तो कम से कम ठीक लाइन पर जा रहे हैं। एंड ठीक है, मतलब एक दो भी अगर सही हो गए तो काफ़ी सही हो जाएगा। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि सभी होंगे, है ना, सभी एक टाइप के होते नहीं हैं। तो दो चार लोग जो भी कुछ भी होंगे, धीरे धीरे और एक आध दो और हो जाएंगे, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। हाँ भाई, तो एनीबडी, एनी डाउट? सर 8 वाला। 8 वाला आपने क्या किया? पहला क्वेश्चन बता। क्वेश्चन नहीं समझा? हाँ, अब इमेजिन कि भाई ये तो आप पेपर में बैठे हो, जेई एडवांस के पेपर में बैठे हो, मैं नहीं बैठा आपके सामने। अब क्वेश्चन समझना ही है, आप समझ के देखना और कोशिश करना कि कल मुझे इस बारे को समझा पाओ, मतलब आप, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश नहीं समझ में आएगी तो ये तो आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मान लो पेपर में आ गया फिर। तो एक काम करो, इसको पढ़ो अच्छे से करो, एंड कल आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ना? तो यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जेई एडवांस का पेपर आप दे रहे हैं, एंड ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है नाउ। आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में नहीं आना इज़ नॉट एन ऑप्शन। मतलब ये तो गलत बात है कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया इसलिए छोड़ दिया आपने। तो एक बार आप वापस से इसको समझिए, एंड फिर नहीं आता है तो फिर कल अपन इस बारे में बात करेंगे। एनीबडी एल्स? थर्ड वन। तीसरा, तीसरा किसी से हुआ थर्ड क्वेश्चन? थर्ड हो गया क्वेश्चन सर। किसी से हुआ? हो गया सर। हो गया? कैसे किया? कैसे किया थर्ड क्वेश्चन? तो एंगल नहीं सर, ये नहीं हो। थर्ड क्वेश्चन किसी से भी हुआ क्या? सवाल है आसान, बट डायग्राम है मतलब देख के डर लगता है बेसिकली, है ना? देख के डर लगता है। क्या दे दिया? एक व्हील है, यहाँ पर व्हील को इसके रेडियस आर और चार्ज क्यू कर दिया, और रॉड इज सस्पेंडेड, लाइन इनएक्स्टेबल, बी इज अप्लाइड एज शोन द इनिशियल टेंशन। तो इनिशियल टेंशन जो है यहाँ पर, ये जब घुमाया नहीं था तो टेंशन टी नॉट और टी नॉट था। तो आई कैन से टी नॉट ऊपर की तरफ और ये टी नॉट ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एम जी, ये बैलेंस हो रहे थे। तो 2 टी नॉट बराबर एम जी, ये तो पहले वाली बात है। बाद में क्या हो गया? मूव करना हो। बाद में वो ओमेगा से घुमाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट आने से क्या होगा? टॉर्क।
टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क की डायरेक्शन देखो कहाँ होगी, टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी? अरे बाबा, टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी? लेफ्ट, राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क कहाँ, कैसे लिखें बोलो? आउट ऑफ द प्लेन, लेफ्ट, किधर होगी? प्लेन से बाहर। आउट ऑफ द प्लेन। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है, तो वो इधर होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, बी ऊपर है, तो एम क्रॉस बी कहाँ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है वो ऐसा चाहता है कि इसको ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। बट ऑब्वियसली ये किससे बंधा हुआ है? रॉड से बंधा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है इसको ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो यहाँ पर ये रस्सियाँ भी इससे जुड़ी हुई है, स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं। तो पहले टेंशन अगर टी नॉट था और टी नॉट था, बाद में चेंज होके ये हो चुका है टी वन और टी टू। तो मैं अगर सेंटर के अबाउट टी1 का टॉर्क लिखता हूं तो बताइए क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? ये आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो आई कैन से कि बाबा सेंटर के अबाउट टी1 का टॉर्क जो रहेगा वो होगा टी1 इंटू डी बाई टू। ठीक है, ये आ गया क्लॉकवाइज। अच्छा, टी2 का टॉर्क बताओ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस टी2 इंटू डी बाई टू। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क किधर आएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये बनाया तो इतना बड़ा एरो, तो ये आ जाएगा माइनस एम क्रॉस बी। एम की वैल्यू खुद निकालोगे, बी दे रखा है और वो होना चाहिए जीरो। एक रिलेशनशिप तो ये होगा। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि बाबा इस सिचुएशन में ये जो टॉर्क बना है यहाँ पर अगर बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स ऑन दिस डिस्क अगर लिखा जाए तो वो क्या होगा? नेट फोर्स। हाँ, नेट फोर्स कितना होगा? अरे बाबा, जीरो होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स कपल बनता है, फोर्स कपल का जो नेट टॉर्क नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। एंड आई कैन से कि बाबा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई फोर्स इस पर नहीं लगा होगा, नेट फोर्स। तो आई कैन से कि इस पूरी बॉडी अभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो टी1 ऊपर की तरफ, टी2 ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अब देखो इस इक्वेशन को देख के बताओ कि टी1 टी2 में से कौन बड़ा होगा? टी1 बड़ा होगा। फिर दे रखा है कि रस्सी की कैपेसिटी जो है दैट इज मैक्सिमम जो ये झेल सकती है वो 3t0/2 है। तो पूछा गया है बताइए मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा। तो एक काम कर देते हैं कि बाबा टी1 की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है, ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब टी1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो टी2 आ जाएगा, टी2 को भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो पूरी इक्वेशन में एकमात्र वेरिएबल बचेगा कौन? m। तो m की वैल्यू आ जाएगी और m आ गया तो ओमेगा भी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो। डन। तो चलो शुरू करते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में मैंने एकदम बेसिक वाला जो पार्ट था वो देख लिया है कि कैसे एक रजिस्टिव सर्किट के साथ में अगर मतलब रजिस्टर के साथ में अगर अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट कर दिया
और वो सोर्स लिखा है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये रजिस्टर r है, तो I की वैल्यू कितनी आ गई थी, वो थी वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, और उसको जब इस स्टाइल से अपन कई बार लिख लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मेरे पास करंट आ चुका है, मेरे पास वोल्टेज आ चुका है, तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर इस साइन के अंदर का जो मसाला है ये और ये क्या है, सेम है, तो इसे क्या कहा जाता है, सेम फेज में है। और सेम फेज में है तो अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो मैं देखता हूं कि बाबा ये एक रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन के साथ में मैंने देखा कि टी टाइम के बाद में अगर ड्रॉ करते हैं तो ये ओमेगा टी टाइम के बाद में अगर वोल्टेज का मैंने एरो बनाया तो करंट का एरो जो पाया जाएगा वो भी सेम डायरेक्शन में पाया जाएगा, आई नॉट इधर ही पाया जाएगा ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये क्या है, सेम पाया गया है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो अभी एक सवाल मैं आपको देता हूँ कि बाबा एक रजिस्टर है, रजिस्टर में करंट आया, कितना आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो पूछा गया है, ये रजिस्टर आर था, तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, क्या लिखा जाएगा? आज हाँ, अरे यार इतना टाइम होने लगता है। आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, मुझे पता है बाबा इसका फेज किसका, वोल्टेज का, और करंट का फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, और अगर फेज सेम रहा तो आई कैन सी कि जो वोल्टेज अगर लिखा जाएगा तो उसके लिए साइन ओमेगा टी तो बनना ही चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, करंट की जो वैल्यू है वो आई नॉट, और यहाँ बन जाएगा आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी। तो यू कैन सी कि बाबा फेज किसके लिए, वोल्टेज का फेज, वोल्टेज का फेज और करंट का फेज जो है वो बिल्कुल सेम है, और ऐसा ये बात अपने दिमाग में फिट होनी चाहिए कि जब रजिस्टर होता है तो वोल्टेज का फेज और करंट का फेज सेम पाया जाता है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कैपेसिटिव सर्किट। तो ये मेरे पास है, ये रहा एक वोल्टेज सोर्स, ये है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ये है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल मेरे पास यहाँ किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, पोटेंशियल हो रहा है चेंज, इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल चेंज, इसका मतलब चार्ज भी यहाँ पर चेंज हो रहा होगा। समझते इतनी बात? हाँ अरे भाई ऐसे मरे हुए कैसे रहते हो यार? सर। हाँ, सर, क्या बाकी सभी लोग क्या ऐसे बस सोए हुए हो क्या, मतलब चाहते क्या हो यार कि मैं भी चुप बैठ जाऊं ऐसे ही? हाँ, एनर्जी कहाँ है तुम लोगों की? इतना पूछ रहा हूँ, मतलब मजाक ही बना रखा है तुम लोगों ने। अभी कैपेसिटर में बताओ, चार्ज वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? बोलो। वेरिएबल है। वेरिएबल है, तो करंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। 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 तो यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करो कि भाई वो कितना बनने वाला है, बताइए। सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? सी वी नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ, तो यहाँ पर अपने पास क्या बना, वंस अगेन मैं केवीएल अगर लिखूं तो केवीएल में लिखा जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो सोर्स का बना, माइनस क्यू बाय सी बराबर 0। तो आई कैन से क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट
साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। तो अभी मुझे चार्ज आ चुका है कैपेसिटर पे, तो करंट जो सर्किट में लिखा जाएगा उसी की वजह से चार्ज चेंज होगा। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी Cos इंटू omega t। ओमेगा। ओमेगा। तो ये आ जाएगा वी नॉट इंटू ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर अभी इसको थोड़ा स्टाइल से लिखेंगे तो देखना, ये आ चुका है वी नॉट, ओमेगा सी को मैंने कर दिया 1 ओमेगा सी, कॉस ओमेगा टी को मैंने कर दिया साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस क्या लिख सकता हूँ, 0 पाई बाई 2। पाई बाई 2। ठीक है, तो मैं देखता हूँ सबसे पहले इस बात पर हम ध्यान देते हैं, इस बात पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो क्या था, करंट था। तो करंट ये साइन ओमेगा टी का कोई डायमेंशन होता है क्या, बोलो? नहीं सर। नहीं होता है। फिर अब मैं बात करता हूँ कि बाबा इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो अब मैं बात करता हूँ कि जैसे वी नॉट बाय 1 ओमेगा सी, इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, करंट के बराबर होगा। तो एक्चुअली ये देख सकते हो करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये तो वोल्टेज तो दिख रहा है, लेकिन 1 ओमेगा सी यानी कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को स्टाइल से लिखा जाता है, उसे रिएक्टेंस लिखा जाता है। तो रिएक्टेंस जिसको हम x लिखते हैं, x से इंडिकेट किया जाता है, और ये रिएक्टेंस बना किसकी वजह से, कैपेसिटर की वजह से, इसलिए उसको क्या लिखते हैं, C लिख देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखा जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखा जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ओमेगा सी आ चुकी है, 1 ओमेगा सी आ चुका है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे रजिस्टर सर्किट में रजिस्टर आर करता है, क्योंकि आप देख सकते हो ना वोल्टेज बाय रजिस्टर की तरह फॉर्म में दिख रहा है। ये समझ रहे हो बाबा? अब बात करते हैं कि यहाँ पर फेज फेज का गेम देखते हैं। तो उसमें बताइए वोल्टेज का फेज कितना था, वोल्टेज का फेज कितना था, ओमेगा। ओमेगा टी। अब बताओ करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो अभी मैं कह सकता हूं कि बाबा यहां पर फेज ऑफ करंट अगर लिखें तो वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर मैं लिखता हूं फेज ऑफ वोल्टेज लिखा जाए तो वो कितना आ चुका है, ओमेगा टी। ओमेगा टी। तो इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बाबा यहाँ पर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ है सर, ओमेगा पाई बाई 2 बिल्कुल है। अच्छा बताइए यहाँ पर फेज की वैल्यू किसके लिए ज्यादा आ रही है, करंट के लिए कितनी ज्यादा आ रही है, पाई बाई 2। पाई बाई 2। तो यहाँ पर मैं अगर फेज डायग्राम बनाऊं, जैसे हमने वो एरो एरो बनाए थे, तो चलिए एक रेफरेंस लाइन मान लीजिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, एक मिनट, अब मान लीजिए एक रेफरेंस लाइन मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर ली। तो मैं अगर वोल्टेज को बनाता हूं तो वोल्टेज कहाँ बनेगा, ओमेगा टी एंगल के साथ में, तो ये ओमेगा टी पर बन जाएगा। ये हो चुका है व्हाट, वोल्टेज। और अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो ये ओमेगा टी जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो एरो है टाइम के साथ में एंगल बढ़ाता हुआ रोटेट कर रहा होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ है ना, टाइम की वैल्यू बढ़ी तो ये जो एंगल है वो भी बढ़ा, और ये एंगल बढ़ा तो इसका मतलब ये व्हाइट वाला जो एरो है यानी कि वोल्टेज का एरो है वो भी रोटेट करेगा। कैसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा। अब मैं बात करता हूं करंट वाले एरो की। तो करंट वाले एरो कितने एंगल पे बनेगा, परपेंडिकुलर। हाँ, तो ये कितना हो चुका है, वो था ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ओमेगा टी तो इतना था, तो मैं कह सकता हूं कि बाबा करंट अगर ड्रॉ करना है तो ये इतना बनेगा, और यहाँ पर ये एक एंगल बनेगा। कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री या पाई बाई 2। और मैं देख सकता हूं कि ये जो टोटल एंगल होगा, दिस टोटल एंगल, ये कितना हो चुका है, दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो अब बताओ कि बाबा यहाँ पर ये जो एंगल है ये भी टाइम के साथ में कांस्टेंट है कि वेरिएबल है?
वेरिएबल वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल है, टाइम के साथ में ये एंगल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ये बढ़ा तो बताओ करंट का जो एरो है वो कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट में मतलब एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे जा रहा है। अच्छा, तो देखो ये दोनों एरो कौन से, करंट का एरो और ये वोल्टेज का एरो रोटेट करने वाले हैं। अच्छा बताओ, हर इनके वक्त बीच पर में घूमना अभी चाहिए। किसी टाइम टी पर फेज डिफरेंस है, वो है 90 डिग्री। तो बताइए वो फेज डिफरेंस क्या चेंज हो रहा है हर या वक्त कांस्टेंट बना हुआ है? नहीं सर, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन अभी तो मैंने देखा कि बाबा ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी रोटेट कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल चेंज भी तो हो सकता है। जितना वो रोटेट हो रहा है सर, उतना वो भी रोटेट हो रहा है, उतना भी करंट। जितना दोनों ही, सेम एंगल होगा। बिल्कुल कि बाबा दोनों सेम जिस रोटेट हो रहे स्पीड से ये घूम रहा है ना, जिस स्पीड से ये वी नॉट वाला एरो घूम रहा है, उसी स्पीड से ये आई वाला एरो भी घूम रहा है। समझे क्या? हाँ सर। इसका हाँ सर। मतलब यहां पर इनके बीच का जो एंगल है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो दैट रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हैं कि बाबा कि ये अपना बन चुका है फेज डिफरेंस, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो आई कैन से कि फेज डिफरेंस is pi by 2 and that does not depend upon, does not depend upon time। क्यों? क्योंकि बाबा ये वी नॉट वाला एरो है वो ओमेगा से घूमा और करंट वाला एरो है वो भी ओमेगा से ही घूमा, तो दोनों का ओमेगा सेम रहा, तो दोनों के बीच का एंगल भी कांस्टेंट बना रहा। अब ये बात भी चलो समझ में आ गई। अच्छा बताओ कौन सा एरो आगे है और कौन सा एरो उसको फॉलो कर रहा है? करंट का आगे है और वोल्टेज को फॉलो कर। हाँ जी, करंट वाले और वोल्टेज वाले एरो में कौन आगे है और कौन पीछे है? करंट आगे है सर और वोल्टेज करंट फॉलो कर आगे रहा है, है। वोल्टेज पीछे है। तो करंट यहां को पर वोल्टेज फॉलो। मैं कह सकता हूं कि बाबा करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई एन बाय 2। एंगल पाई बाय 2 इन कौन सा सर्किट है ये? सर्किट कौन सा था ये? कैपेसिटर। कैपेसिटिव, एक मिनट, कैपेसिटिव। तो कैपेसिटिव सर्किट में, इन कैपेसिटिव सर्किट हम कह सकते हैं करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाय 2 इन कैपेसिटिव सर्किट। और इस चीज को आगे भी एक और टर्म आएगी, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जैसे आईपीएल वैसे सीसीएल, वैसे मैं याद रखता हूं। कैसे याद करता हूं कि बाबा सीसीएल, सीसीएल का मतलब क्या है कि कैपेसिटिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड, लीड मतलब आगे चलेगा। कौन चलेगा? करंट। किस सर्किट में? कैपेसिटिव सर्किट में। समझेगा बात को? कैपेसिटिव। हाँ सर। ओके, तो इतना नोट कर लो। ऊपर जाना है क्या? हाँ। ये लो। डन? हाँ सर। हाँ, एंड आगे चले।
डन। हो गया सर। ओके, तो अभी अपना कौन सा हो चुका है? रजिस्टिव सर्किट हो चुका है अपना, अभी कैपेसिटिव सर्किट हो चुका है। अब तीसरा सर्किट जो बनता है दैट इज, अच्छा एक और सवाल, एक मिनट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर का आपका क्या दिया है? एक्ससी दिया है। एक्ससी मतलब क्या है? कैपेसिटी क्या है रे? एक्ससी मतलब क्या? कैपेसिटर रेजिस्टेंस। इसको रिएक्टेंस कहा जाता है ना। इसका नाम जो है रेजिस्टेंस नहीं है, ये बिहेव रेजिस्टेंस की तरह करता है, एंड इसे रिएक्टेंस कहा जाता है। तो मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये एक्ससी दिया गया है, पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर, बोलो क्या बनेगा वो? वन बाय ओमेगा सी आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोबारा बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, वन बाय ओमेगा सी आई नॉट साइन ओमेगा टी। बरोबर, या ऐसा लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी को एक्स लिख सकते हैं। तो जैसे मैं वोल्टेज को लिखता हूं तो वो क्या लिखता हूं? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो उसी तरह से यहाँ पे करंट कितना है? वो है आई नॉट साइन, अभी अंदर का माल बाद में लिखेंगे। एक मिनट, कहाँ लिखा? एक मिनट, मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा। हाँ, इनटू एक्स सी, इतना हो गया। अब साइन के अंदर में मैंने जगह छोड़ दी है, अब इस जगह में क्या लिखूं बताओ? ये मैंने क्या लिखा? करंट इनटू एक्स सी। तो ये क्या आ जाएगा? वोल्टेज आ जाएगा। अब करंट में मुझे यहाँ पर फेज वगैरह लिखना है, तो व्हाट डू यू थिंक क्या किया जाए? ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ये कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई। प्लस पाई बाई टू। अच्छा हाँ अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सी सी एल अपने को पता है, सी सी एल मतलब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस करंट लीड। हाँ, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है। तो लैग कौन करेगा? वोल्टेज कितने से लैग करेगा? पाई बाय टू। पाई बाय टू से लैग करेगा। तो करंट का फेज कितना है यहाँ पर देखो? ओमेगा टी। तो इसका मतलब वोल्टेज का फेज कितना होना चाहिए? ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो ये बात अच्छे से समझ लो कि भाई इस बार हम क्या लिख रहे हैं? वोल्टेज लिख रहे हैं। तो इसमें देखें, करंट में जो फेज है वो ज़्यादा होता है, वोल्टेज का फेज कम होता है। कितना कम होता है? पाई बाय टू से कम होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज अगर लिखा जाए तो वो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। समझे इस बात को? हाँ सर। ओके, तो आई कैन से बाबा कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, इस फेज का ध्यान रखना है ना, ऐसे गड़बड़ मत करना, इसको गलती से मत समझना। इस फेज का ध्यान रखना कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना? कि बाबा कौन लीड करता है कौन लैग करता है। तो मुझे पता है कि करंट लीड करता है कितने से? पाई बाय टू से। और क्या करेगा? लैग करेगा कौन? वोल्टेज कितने से? पाई बाय टू से लैग करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। तो चलिए अब मैं लिखता हूं इंस्टेंट पावर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, पावर एसोसिएटेड। तो पावर में हमारे पास बन जाएगा एक तो इंस्टेंटेनियस पावर। तो मैंने देखा इंस्टेंटेनियस पावर,
तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर लिखेंगे तो मुझे पता है किसी भी डिवाइस के लिए चाहे कुछ भी हो उसके लिए पावर क्या लिखी जाती है? आज कर रहा है हाँ, विंडो कितना हो जाता है बोलो? आई आई इंटू वी, सर। है ना? आई इंटू वी तो होता है, उसमें देखा था ना किसी भी डिवाइस के लिए ऐसा ही तो होता है। अब आई की वैल्यू तो हमारे पास में अगर मैं लिखता हूँ, ये भूल जाओ ये सवाल हमने किया था, मुझे पता है वोल्टेज वी नॉट, वी इज लिखा था मैंने, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू मुझे पता है इस सर्किट में बन चुकी है, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कैपेसिटिव सर्किट है, मैंने कर दिया। डन है बोलो इतना? हाँ सर। अब मैं बोलता हूं कि बाबा आई की वैल्यू अगर यहां लिखते हैं तो वो आ जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और वोल्टेज अगर लिखा जाए तो वो है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसमें देखो टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सवाल में दे दिया बताओ टी इक्वल टू 1 पर कितनी पावर है, तो हम क्या कर देंगे इसमें टी की वैल्यू 1 पुट कर दिया एंड पावर आ गया। टी इक्वल टू 2 पर कितनी पावर है, तो इसमें 2 पुट कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। अब इसके बाद में आता है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर की बात करता हूं तो एक टाइम पीरियड ले लेता हूं, एक पूरा ऑसिलेशन खत्म होने में कितना टाइम लगता है, तो मुझे पता है कि बाबा ये गोल चक्कर काट रहे हैं ये एरो, और एरो अगर गोल चक्कर काट रहे हैं तो इसका गोल चक्कर में कितना टाइम एंगल घूमा, 2 पाई, और ये एरो अगर गोल चक्कर काट रहे हैं तो कितने इस एंगुलर स्पीड से काट रहे हैं, ओमेगा से काट रहे हैं। इसका मतलब एक चक्कर का जो टाइम लगा, एक चक्कर ओमेगा का टाइम, जिसको टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, ये आ चुका है 2 पाई बाय ओमेगा। और फिर जब एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो वापस जहां से शुरू किया था वहीं आ गया, फिर उसके बाद में एक और चक्कर कंप्लीट किया, उसके बाद में एक और चक्कर कंप्लीट किया, तो फिर उसके बाद तो साइकिल वही रिपीट हो जाएगी ना, इसके बाद तो साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, एवरेज निकालने के लिए मैं इतने टाइम का निकाल लेता हूं कि भाई 2 पाई बाय ओमेगा में कितना इसने एवरेज पावर निकाला, फिर 2 चक्कर के बाद में भी उतनी एवरेज होगी, 3 चक्कर के बाद में भी उतनी एवरेज होगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ सर। तो अभी मैंने आपको दे दिया कि इंस्टेंटेनियस पावर इतनी है, अब हमसे पूछा है एवरेज पावर बताओ, तो क्या लिखा जाएगा? बोलो। एवरेज निकालना है, कैसे निकालें? एक ही तरीका है एवरेज का। बोलो, एवरेज निकालने का तरीका तो बताया था ना, इंटीग्रेशन करके कुछ।
यार एवरेज निकालना तो आता है अपने को। हाँ सर, इंटीग्रेट कर देंगे ना, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या होगा इंटीग्रेशन के बाद में? उसको कॉस लिख देंगे तो वो साइन टू थीटा बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट बाई टू आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि इसको कॉस ओमेगा टी लिख दिया, कॉस ओमेगा टी लिख दिया। एंड फिर इसके साथ में ये साइन ओमेगा टी आ चुका है, साथ में ये डी टी आ चुका है। डिवाइडेड बाई भी कुछ करना है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, 0 हाँ, से 2 पाई 2 पाई बाय ओमेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका इंटीग्रेशन तो अपन कर पाएंगे। तो देखो क्या होगा, हाँ, आई सर। नॉट इंटू वी नॉट, तो ये बाहर आ गया। फिर ये इंटीग्रेशन के अंदर में कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट्स 0 से 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आ चुका है आई नॉट इंटू वी नॉट। आगे बताओ। सर कॉस साइन ओमेगा टी को सर इस साइन टू ओमेगा टी बाई टी लिख सकते हैं ना, इसको इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ सर, वो भी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से 2 पाई बाय ओमेगा में? साइन 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? कॉस 2 ओमेगा टी, फिर ठीक है, डिवाइड बाय 2 ओमेगा into 2 ओमेगा। लिमिट डालेंगे तो देखना क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा, 0। तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि एवरेज पावर जो यहाँ बनी हुई है दैट कम्स आउट टू बी 0। तो इसका मतलब जब कैपेसिटिव अगर सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट के केस में कोई भी पावर लॉसेस नहीं हो रहे हैं, हमारे पास में एकदम मज़े से कोई भी एनर्जी लॉसेस यहाँ नहीं हो रहे हैं। चलो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, ज़रा सोच के आइएगा कल। ये जब हमने किया था, ये एक बैटरी लगा दी, बैटरी मैंने ई लगा दी, और ये था कैपेसिटर, और ये स्विच था, और इस स्विच को मैंने क्लोज कर दिया t इक्वल टू 0 पर। ये मैंने स्विच को क्लोज कर दिया t इक्वल टू 0 पर, कैपेसिटर यहाँ था। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था जब कनेक्ट किया तो? हुआ था। हुआ था। कितना हुआ था? अरे बोलो बाबा। हे भगवान, ये भूल गए क्या? जल्दी बोलो। हाफ सी ई स्क्वायर का एनर्जी लॉस हुआ था। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बस इसकी जगह पर ये एक मैंने एसी सोर्स लगा दिया, बाकी सब तो सेम था, कैपेसिटर था, ये था। और यहाँ पर जो लॉस है, इसमें एनर्जी लॉस इज 0, और यहाँ जो एनर्जी लॉस है, सॉरी, दिस एनर्जी लॉस इज हाफ सी ई स्क्वायर एंड दिस एनर्जी लॉस इज 0। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोच के आइएगा, पहली बात। दूसरा, मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन एक मैंने दे दिया, दिस इज ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये है रजिस्टर आर। तो इसमें पूछा है फर्स्ट इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर ये पूछा हुआ है। सेकंड आपसे पूछा हुआ है बताइए एवरेज पावर, ठीक है, ये घर से करके आइएगा। 2 सवाल हैं आपके पास। पहला तो मैंने आपसे ये पूछा कि यहाँ पर तो एनर्जी लॉस हुआ था, यहाँ नहीं हुआ, व्हाट इज द रीजन। दूसरा मैंने पूछा है कि बाबा इस तरह से एक सर्किट है, इसमें इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर बताइए क्या होगा। ओके, डन डन डन। ओके, अब होमवर्क में क्या करना है बोलो। एमईसी तो हो गया, तो ईएमआई की एक्सरसाइज S1 कर लीजिए, या वो भी कर ली? S2 एमईसी की S2 कर लीजिए। उसके पहले
7 सवाल कर लीजिए, है ना। MEC S2 पहले 7 क्वेश्चन कर लीजिए। और EMI में O1 में कुछ किया है क्या? EMI में नहीं, नहीं किया, तो इसके कर लीजिए पहले 1 से 20 सवाल, इतना कर लीजिए, है ना। S2 और MEC के 7 क्वेश्चन और O1 के 1 से 20 सवाल EMI के। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।